इबोला वायरस। आखिर ऐसा क्या है जो इस वायरस को इतना घातक बनाता है, और आखिर कैसे ये छोटा सा वायरस हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम को आसानी से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कुचल देता है। चलिए देखते हैं इबोला हमारी बॉडी में क्या करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इबोला एक वायरस है, और वायरस बहुत छोटी सी चीज़ होती है। इसमें थोड़ा आरएनए, डीएनए, कुछ प्रोटीन्स और इसके कुछ शेल्स होते हैं। आमतौर पे एक वायरस में खुद से कुछ करने की क्षमता नहीं होती, और ये कभी भी सिर्फ सेल्स को इन्फेक्ट करके जीवित रह सकते हैं या इवॉल्व हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम विकसित हुआ है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक सुपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमने आपके लिए एक विशाल सिस्टम को तैयार किया है, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए अब उस पार्ट को देखते हैं जहां हम इबोला को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए हमें इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट्स को इग्नोर करना होगा। तो आमतौर पे डेंड्राइटिक सेल्स एंटीवायरस सेल्स की छोटी सी आर्मी कुछ सपोर्ट सेल्स और एंटीबॉडी फैक्ट्रीज को एक्टिवेट करता है, और बाद में ये सब गार्ड सेल्स में मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं। उसके बाद इन सेल्स की यूनिटी के कारण इन्फेक्शन कुछ दिनों में ही ख़त्म होने लगता है। अब ये हो गई आम इन्फेक्शन की बात, लेकिन जब इबोला वायरस का अटैक होता है तो इसका हमला सीधे इम्यून सिस्टम पर होता है। कुछ सेल्स जो खतरा होने पर सबसे पहले हरकत में आते हैं वो है डेंड्राइटिक सेल्स। ये सेल्स इम्यून सिस्टम का दिमाग होते हैं। इबोला वायरस डेंड्राइटिक सेल में घुसकर अपने सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और एक बार जब ये अंदर घुस जाते हैं तो ये अपनी आउटर शेल को डिसॉल्व करके अपनी जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन और एंजाइम्स को छोड़ देता है। और अब ये सेल्स को टेक ओवर करके उनके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को डिसेबल करके उसे रीप्रोग्राम कर देता है, और इस तरह एक सेल वायरस प्रोडक्शन मशीन में बदल जाती है। इसके बाद सभी रिसोर्सेज का यूज करके ये इबोला वायरस को बनाने लगते हैं। इस कारण सेल्स अब सैचुरेट होने लगते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन इसमें घुलने लगते हैं, जिनसे और वायरस का निर्माण होता है। ये वायरस न सिर्फ डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट होने से रोकते हैं, बल्कि ये स्पेशल एंटीवायरस फोर्सेस को भी रोकता है, और ये उन्हें सिग्नल भेजने वाले प्रोटीन्स में भी हेरफेर करता है, और इस कारण सेल्स अपनी डेडलाइन के पहले ही मरने लगते हैं। तो इस तरह इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजने वाले सेल्स ही मर जाते हैं, इसीलिए इम्यून सिस्टम कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। जब ये वायरस तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तब यहाँ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स को हैंडल करने लगते हैं, और वो सेल्स है नेचुरल किलर सेल। लेकिन किसी तरह ये खुद भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये सेल्स इन्फेक्शन को रोकने के पहले ही मर जाते हैं। ठीक इसी समय पर इबोला बॉडी के गार्ड सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, और उनके सभी अटैक्स को नाकाम करके उनके भेजे हुए सिग्नल्स को भी बदल देता है, और इस तरह वो ब्लड वेसल्स को बॉडी में कुछ फ्लूइड रिलीज करने का आदेश देता है। ये देखकर समझ में आता है कि बॉडी सेल्स अब डैमेज होने लगे हैं। इसके बाद पूरे बॉडी के न्यूट्रोफिल्स वायरस और मैक्रोफेज के सिग्नल्स द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर भी ये सिग्नल्स वायरस के खिलाफ इतने प्रभावी नहीं होते। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स को सिग्नल भेजकर पहले से ज्यादा फ्लूइड रिलीज करने का आदेश देता है, और इसे कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। अब ये है लिवर, बॉडी का एक ऐसा पार्ट जहां इबोला वायरस का अटैक होने वाला है। इबोला वायरस इसे बड़े आसानी से ढूंढ लेता है, और इसमें घुसकर सभी लिवर सेल्स को मारने लगता है। इस वजह से इन्फेक्टेड पर्सन को ऑर्गन फेलियर या इंटरनल ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। दरअसल ये सभी चीज़ें एक ही समय पर हो रही है। अब जहाँ जहाँ ये वायरस फैलने लगता है, वहाँ पर ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह तबाही मचा देता है।
और सभी आसपास के सेल्स को डैमेज कर देता है। अगर ये बस एक ही जगह पर होता तो इसे काबू करना थोड़ा आसान होता, लेकिन ये बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग जगह तक फैल जाता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस कदर इवॉल्व हुआ है कि वो हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ सके, लेकिन फिर भी ये वायरस बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट करता ही जाता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक बॉडी एक डेड स्टेज में नहीं पहुंच जाता। और जब ऐसा हो जाता है तब इम्यून सिस्टम एक लास्ट और फाइनल अटैक करता है, जिसका नाम होता है साइटोकाइन। ये एक SOS सिग्नल होता है। इसमें इम्यून सिस्टम साइटोकाइन को एक्टिवेट करके उसे सभी वेपन्स को एक साथ लॉन्च करने का आदेश देता है। अब इस अटैक में वायरस को नुकसान होता है, लेकिन इसके साथ बॉडी को भी नुकसान होता है। हम इससे समझ सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो अपने आप को भी उतना ही डैमेज कर सकता है। अब यहाँ ब्लड वेसल्स में फ्लूइड भरने लगता है। इस वजह से बॉडी के हर ओपनिंग में से ब्लड निकलने लगता है। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हो। बस इतना ही नहीं, इसके बाद ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स के लिए ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह अब बचे हुए हेल्दी सेल्स भी मरने लगते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन इस पॉइंट पर होता है तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इबोला एक खतरनाक वायरस है जो कभी भी पैनिक क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोई भी इस वायरस से तभी इन्फेक्ट हो सकता है जब आप किसी ऐसे बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इबोला के कारण जून 2014 तक अब तक 5000 लोग मर चुके हैं, जबकि कॉमन फ्लू के कारण हर साल 5 लाख लोगों की जान चली जाती है और मलेरिया से 10 लाख लोग हर साल मरते हैं। इसका मतलब है 3000 लोग हर दिन मरते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।